Good morning to all of you. My name is Priyank Goyal. Recently I got selected as Haryana Judicial Officer, and today the basic purpose of my this video is to help you in preparation, that how you could approach your exam and how it could help you. See, every aspirant who has cleared or who is right now preparing has its own way of preparation, but the strategy which I want to tell you is that that some tips that could certainly or that would certainly help you, because see, आप किसी भी एस्पिरेंट से मिलेंगे, देर आर सर्टन बेसिक थिंग्स विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड व्हेन यू प्रिपेयर और व्हेन यू इंटेंड टू क्लियर द एग्ज़ाम. ओके, एंड देयरफॉर जो मेरी आज इस वीडियो में मैं 3 सेक्शंस में अपनी वीडियो में बताऊंगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है. ठीक है, सो बिगिनिंग विद सबसे पहले जो प्रीलिम्स है, हाउ यू हैव टू अप्रोच द प्रीलिम्स. सी, प्रीलिम्स में जो द बिगेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट दैट हाउ व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट that doesn't allow any individual to clear the prelims. First mistake क्या करते हैं वो, कि they focus on the quantity of questions. Now right now also अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आप समझेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है. जैसे कोई बुक परचेज कर ली एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन, 500 कर लिए, 1000 कर लिए, 1500 कर लिए, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मैनर, बिकॉज 500 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो आप कोई टाइम बाउंड मैनर में नहीं करते. आपका पर्पस होता है बस हार्ड वर्क करना है ना. बट आप समझिए जो प्रीलिम्स है उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट इज ऑफ स्पीड एंड सेकेंड योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. राइट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग, बट स्पीड, जहाँ पे स्पीड है ना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप हाउ इट विल हेल्प यू. सी, जब आप डीजीएस की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज वेयर द स्पीड इज पैरामाउंट. अदर स्टेट्स में इतनी नहीं है बट डीजीएस में बहुत है. हाउ, वहाँ पे 200 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास आई गेस 150 मिनट्स होते हैं. राइट, तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होता. ठीक है, तो आप किसी भी जिनका क्लियर हुआ उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे मैंने 1 बार ही पेपर पढ़ा है या 2 बार ही पढ़ा है ना. वट आई वॉज एबल टू डू, मैं प्रीलिम्स का दिल्ली का पेपर 3 बार ही पढ़ लेता था. ऐसा नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ इट, और अच्छे तरीके से पढ़ लेता था. दैट इज वाई आई वॉज एबल टू क्लियर माई एवरी दिल्ली प्रीलिम्स. ठीक है, जब कट ऑफ 138 गई थी तब भी क्लियर कर लिया था, जब कट ऑफ 120 गई तब भी क्लियर हुआ था. उसका सिर्फ एक सोल रीज़न था कि जो मेरी स्पीड थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. अब मान लीजिए जैसे जहाँ पे आप गलती करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स में इज़ कि मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है. राइट, अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो व्हाट नॉर्मली 90 और 85% पीपल वुड डू, वो इसी पे सोचते रहेंगे, यार आ नहीं रहा. आ तो आपको वैसे ही नहीं रहा. अगर आपको नहीं आ रहा ना तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में पता होता है भाई मुझे नहीं आ रहा, बट स्टिल यू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. और अगर आप टेक्निकली सोचेंगे भाई जो 200 क्वेश्चंस हैं, या इवन इफ यू टेक ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, सभी की वेटेज तो एक ही है. अगर आप किसी पे ज़्यादा टाइम सोच के आंसर दे रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी दे देगा वो टीचर. उसका 1 ही मार्क्स मिलेगा या 4 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है. तो वट आई यूज टू डू कि मैं 3 बारी कैसे पेपर पढ़ लेता था. द सोल रीजन वॉज कि मान लो मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आता, आई यूज टू लीव दैट क्वेश्चन कि नहीं करना. दूसरा नहीं आता, छोड़ दिया. एंड तक जाते जाते अगर मुझे 200 में से 58 क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर मी कि 58 तो पक्के हैं. ठीक है, देन आई वुड गो फॉर द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड में क्या होता है कि जैसे शायद आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी या सुनी होगी, देयर इज अ बुक बाय द नेम ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. वट
द कंसेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज, जब आप कॉन्शियसली एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्ट रीडिंग में, इट सबकॉन्शियसली रन्स इन योर माइंड, उसके आंसर वो खुद ब खुद ढूंढने शुरू हो जाते हैं। जब आप सेकंड बारी उसे पढ़ते हो ना, ये हो गया फर्स्ट रीडिंग, जब आप सेकंड रीडिंग देते हो तो आपके खुद ब खुद काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है आंसर्स में। नहीं इसका आंसर्स तो ये थे यार, क्योंकि हमेशा मान के चलना आपको प्रीलिम्स में आपको सभी आंसर्स आते होते हैं जो लॉ के रिलेटेड होते हैं। इट्स जस्ट कि आप वो ऑप्शंस में उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट व्हेन यू गो फॉर द सेकंड रीडिंग आपकी वो क्लैरिटी और बन चुकी होती है। अरे 58 से ना आपके 96 चले जाते हैं, ठीक है। नाउ गो फॉर द थर्ड रीडिंग। जब आप थर्ड रीडिंग देते हो ना, थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि आपको क्लैरिटी हो जाती है, भाई मेरे तो 96 बन रहे हैं, ठीक है, मुझे कट ऑफ के लिए 120 क्वालिफाई करनी है, या मेरे हिसाब से कट ऑफ 130 जाएगी इस एग्जाम में, तो 96 को आप 160 या 170 तक अटेम्प्ट करने की सोचते हो कि एटलीस्ट इतने तो मैं करूं इफ आई हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स। जब आप थर्ड रीडिंग में, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है आप में। आप पता क्या होता है, आप जब भी आप अप्रोच करते हो ना किसी भी एग्जाम्स को, ट्रीट लाइक एज इफ यू आर अ किंग of that exam, like you are the master of the prelims, like you are the master of mains. See, it is all about the mindset. If you approach the prelims like that, मुझे तो मेरा कोई भी prelims नहीं रुका, यकीन मानिए आपका सच में कोई prelims नहीं रुकेगा। क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आप अपने ना सोचने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि आप में मन में डर ज़्यादा होता है उस टाइम पे। अगर आपको इस बात का प्रैक्टिकल भी देखना है, आप अभी उठा के 5 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट आपने नहीं किया उसको उठा के कर लेना, आप डर जाओगे पहले, भाई ये भी नहीं आता ये। आप वैसे ही कॉन्फिडेंसली एक गैस वर्क लगा के देखो, आपके 5 में से 2 फिर भी ठीक हो जाएंगे। बट अगर आप डर रहे हो ज़्यादा, आपके वो 5 में से 5 गलत आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जब भी आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप उसको कम से कम 3 बारी पढ़ें पेपर को, ठीक है। क्योंकि जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती है आंसर्स में कि आंसर्स क्या होने चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, 500 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टेक ओनली 50 क्वेश्चन पर डे, वो भी अगर मन कर रहा है, बट 50 क्वेश्चन को ना आप 5 मिनट में सॉल्व करोगे। दैट मस्ट बी योर टारगेट, दैट इज हाउ यू अप्रोच योर प्रीलिम्स। देखिए क्या होता है, जब आप 50 क्वेश्चंस को 5 मिनट के करने के लिए सोचोगे ना, तो आपका दिमाग इतना तेज दौड़ना शुरू हो जाएगा ना ओवर द टाइम कि आपके वो कंसेप्ट्स भी आपको याद उतने होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा अपनी स्पीड इस लेवल की बनानी है, एंड दैट इज द सोल रीजन कि मेरा आज तक कोई प्रीलिम्स नहीं रुका। मतलब ठीक है, मैं पढ़ता भी बहुत ज़्यादा था, मेरे क्लैरिटी भी थी, बट क्या होता है कि जब आप एक पेपर को, क्वेश्चन पेपर को आप बार बार पढ़ लेते हैं ना, बार बार पढ़ी जा रहे हैं, आपको आता सभी कुछ होता है, यकीन मानना हमेशा होता नहीं। जब हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं, यार ये तो मुझे आता था, यार नहीं ये तो एक क्वेश्चन मुझे आता था, ऑटो में वापस घर जा रहे हैं, यार ये तो इसका आंसर ये था। वो फीलिंग तब क्यों नहीं आती आपको पेपर में? उसका कारण है कि आप सिर्फ एक रीडिंग ही देते हैं उस क्वेश्चन को। आप घर जाते वक्त ना उसी क्वेश्चन को सोचते रहते हो कि यार नहीं ये तो मुझे आता था, फिर एकदम से आंसर आ जाता है। और वही आदत अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में रेप्लिकेट कर दी, इट विल डू वंडर्स, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग अबाउट द प्रीलिम्स, दैट यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। सेकेंडली, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सी यहाँ पे इस कोचिंग पे पढ़ाया जाएगा, या आपके जो बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सी आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आप उन्हीं चीज़ों से आती है। जो आपको टीचर पढ़ाते हैं आप उन पे फोकस करें, क्योंकि सी व्हाट दे आर टीचिंग इज़ नॉट आउट ऑफ कि बुक से पढ़ा दिया किसी से, दे आर टीचिंग आउट ऑफ योर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड व्हाट दे टेल यू हाउ टू अप्रोच द बेयर एक्ट्स। अब व्हाट आई यूज टू डू ओवर द टाइम, जो मुझे समझ आया कि जब भी मैं बेयर एक्ट पढ़ता था, क्या होता था कि जब अगला एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे क्या लगता था कि यार फिर बेयर एक्ट पढ़ना पड़ रहा है। फिर मैंने एक और दिया, जैसे मैंने मेरे 3 दिल्ली प्रीलिम्स दिए हैं, ठीक है, चौथा इस बार का इंटरव्यू पेंडिंग है, तीसरे का भी मेरा इंटरव्यू आ गया था, बट मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं कर पाया। बट
वो 4 जो प्रीलिम्स थे ना, उनमें मुझे समझ आया कि मुझे यार हर बारी दोबारा पढ़ना पड़ रहा है बेरेक्ट, है ना। मतलब मैं अच्छे से पढ़ भी लिया बट स्टिल आई हैव टू रीड अगेन, मतलब मैं सब कुछ भूल जाता था एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आप जब भी अपनी बेरेक्ट उठाओगे ना 2 महीने के बाद, यू विल नॉट ऑल ऑफ इट यू विल फॉरगेट, बट येस मेजर पार्ट ऑफ इट यू विल फॉरगेट। मतलब आपको एग्जाम्स के पर्पस के लिए आपकी उतनी याददाश्त नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, उसको बेरेक्ट को ज़्यादा याद करने के लिए फर्स्टली एक ना निमोनिक्स होते हैं, मान लीजिए जैसे अभी मुझे निमोनिक्स फॉर एग्जांपल जैसे सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, उसका मैंने बनाया हुआ था पसोइडोर, ठीक है, पसोइडोर। अब ये था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी, ऑफेंस, एस्केप्ड कन्विक्ट। मुझे 4-5 महीने हो गए बेरेक्ट को छोड़े हुए, बट स्टिल आई कैन मेक आउट कि वो क्या थे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट मेथड दैट आई यूज टू डू टू रिमेंबर माई बेरेक्ट फॉर एवर, कि मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े। जैसे अब मुझे सेक्शन 41 याद तो नहीं है, बट हाँ इससे गैस वर्क हो रहा है कि मतलब क्या लिखा है सेक्शन 41 में, राइट। सेकेंड व्हाट आई यूज टू डू, वो लेटर समझ आया एंड दैट हेल्प्स यू अलॉट। अब हाँ, एक डायग्राम थी, जैसे एक ना डायग्राम थी सेक्शन 340 सीआरपीसी पे, कि यहाँ से एक बंदा नहीं, हाँ मान लीजिए कि एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्सटॉर्शन की थी कि ये व्यक्ति है, ये गन लेके खड़ा है, ये एक छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे एक बड़ा सा कोई आदमी है, ठीक है, ये गन लेके खड़ा है, ठीक है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, इसके दिमाग पे सर्कल करके इंटेंशन क्या है, दैट इज द मेंस rea फॉर एक्सटॉर्शन, ठीक है। इट इज क्रिएटिंग द फियर बाय द यूज ऑफ गन। जिसके सामने वो गन रखी है उसको, दैट पर्सन, या जिसमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड दैट इज द ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन। देखो मुझे अभी याद नहीं है एक्सटॉर्शन क्या है, बट मुझे वो डायग्राम अभी भी याद ऐसे है कि मुझे इंग्रेडिएंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे बहुत से डायग्राम्स थे कि जो मैं सिर्फ डायग्राम बेस्ड, बस ऐसे ना दिमाग में मेरी पिक्चर आती है, अच्छा ये एक डायग्राम था, अच्छा यहाँ पे था, अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स हैं। दैट इज़ हाउ आई यूज टू रिमेम्बर। मतलब सेकंड वे जो मुझे टफ लगता था, इस पे टाइम लगता है, बट एक बार अगर आपने कर लिया एंड मेक योर यूनिक डायग्राम्स, है ना, कि आपके वो स्पेशल होने चाहिए अपने लिए, तो आपको याद रहेंगे। दैट इज हाउ यू कुड अप्रोच योर प्रीलिम्स। सेकेंडली द मेंस, ठीक है, सेकेंडली मेंस है। अब मेंस के लिए ये बताने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर माई लिटिल जर्नी। मैं 2017 में पास आउट हो चुका था। देन व्हाट आई डिड, then I took a year off to prepare, then I took admission in LLM in 2018, ठीक है। उस एक साल के दौरान 2018 से 19 मैंने 6 मेंस लिख दिए थे, ठीक है। मतलब एक साल में वो काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टिव था मेरे लिए, बट स्टिल आई वॉज एबल टू डू, बिकॉज मतलब मैं आई बिलीव इन लॉट ऑफ डेस्टिनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड विजुअलाइजेशन। तो वो चीज़ वैसे डेस्टिन्ड थी मेरे लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो वो मेरा सफ़र था एक साल में 6 मेंस लिखने का, हाउ इट वेंट, पहले मैंने DJS दिया, देन अगेन DJS दिया, देन HJS दिया, राइट। ये तीनों अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ में मैंने 3 मेंस लिख दिए थे, ठीक है। 2 DJS के और 1 HJS का, ठीक है। ये अक्टूबर में था, ये जनवरी में या फरवरी या मार्च में, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। और इन तीनों में मेरे कम मार्क्स थे, ठीक है। मतलब आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। सो आफ्टर द माई प्रीवियस HGS अटेम्प्ट आई थॉट कि आई शुड लीव द प्रिपरेशन, ठीक है, दैट इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। देर आर सम सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग्स, है ना, जिनका मेंस क्लियर हो रहा है, सो आई शुड लीव द प्रिपरेशन। बट व्हाट हैपेंड दैट माय पेरेंट्स इंसिस्टेड दैट यू शुड गो फॉर राजस्थान, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि चलो पेरेंट्स कह रहे हैं लेट्स गो फॉर राजस्थान। हाउ इट हेल्प मी,
हाउ इट हेल्प मी। राजस्थान में क्या हुआ कि मैं ना बिल्कुल फ्री माइंड से मेंस दे के आया, बिल्कुल सिंपल लिखा, जो डिमांड थी वो लिख के आया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख के, एंड वेरी गुड प्रेजेंटेशन, एंड आई क्लियर्ड माई राजस्थान फर्स्ट मेंस। ठीक है, तो मैंने RGS मेंस क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने DGS दिया, इट ऑल्सो क्लियर्ड। ठीक है, मेरा मेंस क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने पंजाब जुडिशल सर्विसेज दिया, जो मेरा 5 नंबर से रहा था। मैं इसको हमेशा अपना क्लियर एग्ज़ाम मानता था, क्योंकि तब सीटें आई गेस 35 या 25 थी, एंड मेरा मेरिट में 25 या 35 रैंक था। मतलब जितनी सीटें थी उतने ही मेरा रैंक बन रहा था। अगर वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग चेकिंग हुई, बट आई वॉज नॉट एट ऑल मतलब फीलिंग डिजेक्टेड कि यार क्या हो गया 5 नंबर से। आई वॉज वेरी मोटिवेटेड कि नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, सी व्हाट आई वांटेड टू शेयर और व्हाई आई वांटेड टू शेयर इज कि जो पहले 3 प्रीलिम्स थे, पढ़ा उतना ही था। हाँ, नो डाउट पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी हो जाती है ओवर द टाइम, आप नई चीज़ें पढ़ते हैं, बट व्हाई आई वाज एबल टू क्लियर द ऑल द 3। अब उसके बाद मैंने 2 एग्जाम्स दिए थे, दैट इज द HJS एंड DJS। इस HJS में मेरी अब फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, और इसका भी इंटरव्यू पेंडिंग है। ये शिफ्ट क्यों आया, दैट इज द ओनली द मेंस आंसर राइटिंग। ये सिर्फ आया आंसर राइटिंग की वजह से, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम्स। ठीक है, आप मतलब आप हर किसी का देखो अलग तरीका है किसी चीज़ को अप्रोच करने का, बट व्हाट आई फाउंड आउट कॉमन among all my friends who are already selected in judicial services in Punjab, Haryana, Himachal also and Delhi तो बहुत ज़्यादा हैं। तो what I found out is कि मेंस के लिए कभी भी आप अपनी तैयारी ना सीमित मत रखना। मतलब आपकी तैयारी ना हमेशा वाइड होनी चाहिए। जितना आपको टीचर ने पढ़ा दिया वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद you should be constantly improving yourself, not restricting to the notes, not restricting to the Bayer Act, not restricting to the judgments, landmark. You should for instance live law है, आप उससे डेली अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, what I used to do, जैसे फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, मैंने कुछ मंथ्स के लिए एज अ LR काम किया है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या करता था, वहाँ पे मेरा हेक्टिक बहुत था शेड्यूल, तो उसमें से भी मैं टाइम निकाल के व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट पे मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स वहाँ पे ढूंढ के प्रिंट आउट निकाल के मैंने कम से कम 25 से 30 जजमेंट सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए पढ़ी हैं। और आई कैन चैलेंज और आई कैन वाउच फॉर दैट कि कोई भी एस्पिरेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पे इतना नहीं पढ़ता। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन एक्ट का कोई आंसर देख लेगा ना, वो कहेगा ये कहाँ से ढूंढ के लाया है। छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कॉम्प्रोमाइज डिक्री का कंसेप्ट है 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 6 में, उसको मैंने इतना विविडली समझ लिया था दैट विल हेल्प मी बिकमिंग अ बेटर जुडिशियल ऑफिसर्स। बट एग्जाम के पर्पस लिए मैंने इतना पढ़ लिया था कि अगर वो कहीं से भी ढूंढ के डाल रहे हैं, कहीं से भी, फॉर इंस्टेंस सेक्शन 49 है, अगर आपको एक्सेप्शंस पूछेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 बता देंगे, कोलेटरल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। मेरे पास थी सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट की। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन इन द स्टैम्प एक्ट ऑल्सो कि वेयर द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प, मतलब स्टैंपिंग भी जरूरी है रजिस्ट्रेशन के अलावा, एंड स्टैम्प हुआ नहीं देन इट कुड बी इम्पाउंडेड ऑल्सो, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मतलब सी दैट इज हाउ यू मस्ट मेक योर आंसर्स मोर अपीलिंग एंड मोर कि यार इसे ज़्यादा पता है। दैट इज द एज ओनली इन कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आपको देखिए आपकी नॉलेज मोर और लेस द सेम होगी मेंस में। द डिफरेंस इज वेयर यू क्रिएट इज दैट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ यू ट्रीट योर एग्जिस्टिंग knowledge in a better way for that particular question. That is the essence. Knowledge सभी के पास सेम है, उस वक्त उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उस आंसर में वो कितना ढाल सकता है व्यक्ति, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेन द मार्क्स इन मेंस। ठीक है, सो एंड ऑलवेज सी रिसेंटली आई मेट माई सीनियर इन दिल्ली, एंड
शी बिलीव्ड इन मी, जैसे आई बिलीव्ड इन लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है, एंड शी बिलीव्ड इन मी, हाँ, शी सेड कि प्रियांक हाँ ये होती हैं चीज़ें, ठीक है, बिकॉज शी ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, एंड दैट गेव मी द मोटिवेशन राइट नाउ टू स्पीक टू यू ऑल्सो अबाउट दिस थिंग्स. तो ऑलवेज जो इसका पर्पस है ना, इसकी हमेशा अपने आप पे बिलीफ रखना, ठीक है. कभी मत सोचना कि यार वो व्यक्ति इतना पढ़ता है उसका क्लियर हो गया, वो व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन जर्नी. कोई व्यक्ति अगर आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, उसकी लाइफ का बहुत स्ट्रगल है जो आपको कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सभी की जर्नी ईजी होती है, मेरी भी टफ है, हर किसी की अपने अपने टर्म्स में टफ होती है. बट नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ कि जस्ट बिकॉज उसका पहले क्लियर हो गया. मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे, मेरा क्या होता था, मेरे 4 लोगों का ग्रुप बना, उनमें से 3 पहले सेलेक्ट हो गए अलग अलग सर्विसेज में, एक जुडिशियल ऑफिसर, 2 ADS. अगला ग्रुप बना, 3 दिल्ली में जुडिशियल ऑफिसर्स बन गए. इस बार मैंने क्या किया, मैंने कहा किसी के साथ पढ़ना ही नहीं, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, राइट. तो हो गया. मतलब सी दैट इज हाउ यू ट्राई एंड मतलब डू एवरीथिंग टू क्लियर द एग्जाम बेसिकली, है ना. कोई छोटा सा वहम है, आप वो भी करने की कोशिश करते हो कि चलो इससे ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है. तो बट इन दैट प्रोसेस आई नेवर स्टॉप्ड बिलीविंग इन माई सेल्फ. आई ऑलवेज टोल्ड माई फ्रेंड्स कि अगर जब मेरा क्लियर भी नहीं होता था, एंड दैट इज अ फैक्ट कि उन्हें मैं कहता था मेरा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट होगा जरूर. आई नो माई सेल्फ कि हाँ मैं कैपेबल था, हूँ और रहूंगा. बट क्या होता है कि जर्नी में क्या होता है, आपके ना कुछ कुछ फेलियर्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं दैट समटाइम्स यू फील कि यार नहीं, छोड़ देते हैं. वो मेरे साथ भी हुआ, बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि भगवान ने, जब मैं छोड़ने का सोचता था तब मेरे एग्जाम्स क्लियर होने शुरू हो जाते थे, ठीक है. जैसे मैंने 3 मेंस दिए, नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद बैक टू बैक मेंस क्लियर हो गए, फिर मैंने सोचा छोड़ दूं, फिर बैक टू बैक मतलब जॉब लग गई LR की एंड सुप्रीम कोर्ट. दैट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. फिर उसके बाद लीगल ऑफिसर की पंजाब पुलिस में जॉब लग गई. देन आई वाज एबल टू डू PhD एज वेल. नाउ आई एम परसुइंग डिप्लोमा इन साइबर लॉ एज वेल. मतलब मेरी लाइफ कभी स्टैग्नेंट नहीं हुई, और अगर भगवान ने कृपा रखी देन आई विल डू द पोस्ट डॉक्टरनल ऑल्सो. मतलब एक है, बहुत लिमिटेड लोग करते हैं, आई वॉन्ट टू परस्यू दैट एज वेल, ठीक है. तो अपने आप पे ना इम्प्रूव करते रहिए. कभी मत सोचिए कि यार इतनी तैयारी कर ली सफिशिएंट है. अगर आपका नहीं हो रहा ना, आप में कुछ फॉल्ट है, ठीक है. आई एक्सेप्टेड दैट वेरी अर्ली कि अगर मेरे फ्रेंड्स का हो रहा है राइट, वो मेहनत कम ज़्यादा करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे आर डूइंग समथिंग राइट, उसी से उनका हो रहा है. सो व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन मेंस इज कि जो आपकी आंसर राइटिंग है ना, सी आपको जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, आप उसको पढ़ना, बट हाउ यू राइट द आंसर्स, दैट इज द मेन गोल ऑफ द मेंस, है ना, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए. अब क्या है कि अगर कोई आपसे, सबसे पहले आपका ना एक वो होना चाहिए माइंड में कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द आंसर्स. मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज, ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू, एग्जाम्पल, ये है 10 मार्क्स का, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन मान लेते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का. अगर मैं, आप लोगों ने तैयारी कर ली है या जो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं उनको कहूँगा कि आप इस पे आंसर लिखिए, तो पता क्या होगा, 80% क्या करेंगे, जितना पढ़ा है ना उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन का, बस लिखना शुरू. मतलब आज तो सारा लिख के ही आना है, जितना पढ़ा है मैंने तो लिख के आना है, पूछा जाए कुछ भी हो, बट डाइंग डिक्लेरेशन तो पूछा है ना. आपके नंबर अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो टीचर आपको 1 या 2 देगा, एंड देन यू विल फील कि यार क्यों नहीं दिए भाई, उसने आपसे पूछा ही नहीं है, आप क्यों लिख रहे हो, कोई ज़रूरत थोड़ी है लिखने की. सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, दैट आई लर्नड आफ्टर माई 3 फेलियर्स इन मेंस. और मैं वही कह रहा हूँ, मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि मैं इतनी गलतियाँ करने के बाद भी मुझे मिलती रही, ठीक है. बट आप सभी को, या हम सभी उस सिचुएशंस में नहीं होते, ठीक है. तो काइंडली आपको पहले ही समझ लेना, ठीक है. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है व्हाट, तो आपका जो सबसे पहला स्टार्टिंग होना चाहिए दैट इज शुड बी ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है. दूसरा पूछा है एविडेंशियली, थर्ड इज द एग्जाम्पल. ठीक है. जो पहला आपका पॉइंट होगा ना, उसको पता कैसे लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिख के डिफाइन,
या डेफिनेशन, उसको करना है आपने ऐसे सर्कल, देन राइट योर डेफिनेशन। और मज़े की बात यह है कि ये आप जल्दी एक्सेप्ट कर लें, बाद में एक्सेप्ट कर लें, आपके आंसर्स इतने कोई नहीं पढ़ता। They don't have the time, they don't have the motivation to read your answers. You have to make the examiner read your answers. ठीक है, और अगर वो नहीं भी पढ़ रहा ना, उसे बस ये लगे से पता है, मतलब उसे ये फील करा दो भाई हाँ चलो यार ये सही कह रहा है, मतलब पता है इसे बस। That is how your answer copies are checked. इसे एक्सेप्ट कर लोगे अभी तो बेटर है, नहीं तो बाद में तो आप खुद मान ही लोगे। ठीक है, तो जब आप डेफिनेशन लिख दोगे ना ऐसे, आई एम वेरी बीइंग ऑनेस्ट विद यू, तो आपका ये 1 नंबर ऑलरेडी चला गया, क्योंकि टीचर को पता है ना अब डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन किसे नहीं पता होगी। कोई थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी लिख देगा, कोई थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज लिख देगा, बट अल्टीमेटली मीनिंग तो सेम ही है। तो टीचर इसे बिना पढ़े ना आपको, ये अगर उसने आपको 6 नंबर देने हैं तो 2 नंबर दे देगा, भाई डेफिनेशन तो लिख दी इसने, राइट। नाउ सेकेंड सब हेडिंग योर शुड बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू। व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू, वो लिख दो। देयर आर, अब हाँ यहाँ पे आप हाउ यू कैन मेक द एग्जामिनर फील कि आपको ज़्यादा पता है। आई शो यू कि यहाँ पे जैसे एविडेंशियरी वैल्यू है ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, राइट। अब एविडेंशियरी वैल्यू इसकी ना बड़ी सिंपल सी है कि दैट इट कैन बी द सोल एविडेंस टू कन्विक्ट ए पर्सन। हाउ यू हैव टू राइट टू शो कि उसे आपको ज़्यादा पता है, कि आप लिख दें कि सोल कन्विक्शन के लिए है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट द रूल ऑफ लॉ, सॉरी इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट अ रूल ऑफ prudence. Then you can write if there is a doubt you can seek corroboration. ठीक है, if there are multiple dying declarations, those that corroborates with the other circumstances will be treated as admissible, other would be rejected. ठीक है, तो ये एविडेंशियरी वैल्यू नॉर्मली तो बस यही है, बट अगर आप इसको ऐसे पॉइंट्स में लिख देंगे ना, टीचर को लगेगा वाह यार बच्चे को तो पता ही ज़्यादा है, हालांकि पता आपको ज़्यादा नहीं है, आप एक्सप्रेस ज़्यादा कर रहे हो अच्छे तरीके से। दैट इज़ द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल, मेक अ थर्ड पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई आपकी। अब आप समझिए कि जब आप एग्जाम्पल लिख देंगे ना, उसके बाद आप फ्री हैं, मतलब आपने जो टीचर की डिमांड थी वो आपने कर दी फुलफिल, राइट। नाउ यू हैव द फ्रीडम टू गो फॉर द राइट अनदर हेडिंग, ऐसे लिख दो कि रेलेवेंट कहाँ है, सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट, ठीक है। एक यहाँ पे अगर एविडेंशियरी वैल्यू लिख रहे हो, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मतलब व्हाट आई लर्नड ओवर द टाइम, कि जो आपके टीचर्स होते हैं सी दे आर ऑल PhD, ठीक है, अपने टाइम पे उन्होंने PhD की होगी। देयर आर वेरी सर्टेन वर्ड दैट दे यूज इन देयर डेजर्टेशंस और थीसिस वेरी ऑफन, एंड इफ यू कैन स्ट्राइक अ कोड विद देम इन दैट एक्सप्रेशंस, इट विल गिव यू वेरी गुड इंप्रेशन कि यार हाँ दिस पर्सन हैज अ मैच्योर्ड माइंडसेट। आई हैव रेड अ लॉट ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ जजमेंट्स। तो मेरे पास एक ना अपना खुद का रिपोजिटरी है कि हाउ टू यूज अ लीगल वर्ड्स बेटर, मतलब फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू यूज सेक्शन रीड्स एज, अब इसके ना सिनोनिम्स बताता हूँ हाउ इट कैन बी डन। सेक्शन अडम्बरेट्स, सेक्शन बिस्टोज, सेक्शन कंटेम्पलेट्स, सेक्शन डिलिनिएट्स, सेक्शन इन्यूमरेट्स, सेक्शन इनकैप्सुलेट्स, सेक्शन embodies within the 4 walls of the section, section postulates, section reads as, ठीक है। तो एक चीज़ को लिखने के कितने दायरे हैं, that I learned through my own। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए जो एविडेंशियरी वैल्यू था, आप उसके ना 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, लिख दिए, ये सभी लिख देंगे। उसके बाद ये लिख दीजिए एक लाइन एंड में कि द supra means above, the supra discussion gleaned from applying grammatical rule of interpretation on section 32। अब इससे समझना कि क्या होगा, ये लाइन तो बड़ी बेसिक, एक लाइन लिखोगे आप इसकी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सीधा एविडेंशियरी वैल्यू की हेडिंग बनाओ, 4 पॉइंट्स लिख दो,
जो आप लिखते हैं ना कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड एज, उससे टीचर पढ़ता भी नहीं है। वो टीचर ने केस देखा, पॉइंट्स देखे, बात खत्म, उससे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ रहा। अगर आप ये लिख दोगे इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ अतबीर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली इट वाज हेल्ड दैट दीज आर द पॉइंट, अगर उसी लाइन को आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, द सुपरा डिस्कशन ग्लीन्ड फ्रॉम, केस का नाम लिख दो, या द सुपरा डिस्कशन ग्लीन्ड फ्रॉम अप्लाइंग द ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट। टीचर पता है क्या कहेगा कि इस व्यक्ति ने बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं and he has a very matured mindset that goes a very good impression in the mind of examiner and that is what required of your answers, क्योंकि आपको जुडिशियल ऑफिसर्स बनाने हैं ना, ठीक है। हाँ, किसी ने नहीं भी लिखा उसको भी नंबर आ रहे हैं, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट, बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। दैट वाज माय अप्रोच। मेरी इस पर अप्रोच ये थी हरियाणा में एंड इवन इन दिल्ली कि टीचर मेरे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर दिए बिना पेन नहीं रख सकता, एंड इट हैपेंड। मेरे 100 अबव है, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं याद है, बट 100 अबव है, क्योंकि क्या होता है ना, आपका कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल, बट आई मेड श्योर कि मैं बाकियों में इतने ले लूँ कि अल्टीमेटली मैं 100 से क्रॉस कर रहा हूँ। आई डिडंट वांट टू लूज एनी, और मैंने सारी शीट्स भरी थी, आई गेस 52 शीट्स थी। इट इज़ वेरी टफ थिंग टू फिल अप, बट मैंने 52 की 50 एक पेपर में नहीं भरी, एक लॉ के एग्जाम में, उसमें 48 या 49 थी, बट अदरवाइज सभी में भरी, ठीक है। हाउ आई वॉज एबल टू डू दैट, उसके लिए इन चीज़ों ने मेरी हेल्प आउट की। पॉइंट्स में लिखता था, और यू कैन यूज़ चार्ट्स एज वेल। अब मान लो चार्ट्स, व्यक्ति कहेंगे चार्ट्स भाई कहाँ यूज़ करें, धक्का नहीं करना कि चार्ट्स डालने हैं। आजकल ना काफ़ी ट्रेंड हो चुका है कि चार्ट्स बनाने हैं, डोंट डू दैट। हाँ, चार्ट्स आप फॉलो कर सकते हो, हर किसी की अप्रोच है, बट चार्ट्स का ना एक तरीका होता है। मान लीजिए अगर आपने 3 पॉइंट्स, इंग्रेडिएंट्स के हर क्वेश्चन में आप इंग्रेडिएंट्स तो समझाते ही हैं, एंड हर इंग्रेडिएंट्स में आप अपना चार्ट बना सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हर में ना बनाएं, क्योंकि टीचर को ना ये लगता है कि इसकी कोई मतलब क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब एक आधे में बना दो, बट डोंट गो फॉर एवरी क्वेश्चन कि आपने चार्ट्स बनाने हैं। अब चार्ट्स बनाने का क्या तरीका है, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मान लो मल्टी डायमेंशनल है या मैनी पॉइंट्स हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर 5 पॉइंट्स हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 बन गए। तो मैंने इसके लिए भी कॉपी बनाई थी अलग से कि अगर 3 पॉइंट्स का लिखना है तो कैसा चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, 5 का करना है तो कैसे करना है। और बट ये नहीं है कि मैंने हर क्वेश्चन में डालने की कोशिश की, जहाँ मेरे से नेचुरल निकलता था मैं वहीं डालता था, कि जो मेरे फ्लो में आ रहा है ना आंसर में, तो उसी में। डोंट ट्राई टू मतलब कि डालना ही डालना है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। अब इसके बाद मेंस में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन, इसके बाद आप समझिए कि आप लोगों ने पेपर क्रैक करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपके सभी में इक्वल वेटेज आए। ऐसा तो नहीं आप एक सब्जेक्ट, जैसे अब डीजीएस है या हरियाणा, बहुत लोगों का रिजल्ट क्या होता है कि बाकियों में एक्सेप्शनली गुड नंबर है, बट एक लॉ में या इंग्लिश या हिंदी या फॉर इंस्टेंस पंजाबी में या लैंग्वेज के पेपर में बहुत कम होते हैं, एंड दे आर मतलब फेल हो जाते हैं, और इससे आपकी पूरी सिलेक्शन रुक जाती है। उससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, छोटा सा, हर चीज़ को इक्वल इज्जत देनी ज़रूरी है। जितनी इज्जत आप सीपीसी सीआरपीसी को देते हैं, उतनी इज्जत सोगा पार्टनरशिप को भी दीजिए, क्योंकि वो भी 20 नंबर के आ रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड इन दिस टाइम एचजेएस कि उन्होंने जो सीपीसी का 80 मार्क्स का पहले फॉलो होता था, इस बार फॉलो नहीं हुआ। सीपीसी उतना नहीं पूछा गया, बल्कि एसआरए पे ज़्यादा फोकस हुआ, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आईपीसी में एक्सपर्ट बन जाएंगे और अब पेपर क्लियर होएगा, आप अपने लिए तो खुश हो जाएंगे, लोगों के आमने सामने भी आप टॉर बना लेंगे कि यार नहीं मुझे तो आईपीसी बहुत आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी में थोड़ा थोड़ा अच्छा हो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एक में अच्छा होंगे, बाकी में मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, तो उससे आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका बताने का कारण ये है कि अगर इंग्लिश और हिंदी पंजाबी का एग्ज़ाम है, इनमें जो आपकी वेटेज तो 200 मार्क्स की है जितनी लॉ की है, इसमें 100 या 150 वेटेज तो उतनी ही है, पास तो इसमें भी होना है। तो आपको इज्जत इतनी ही इनको देनी है फ्रॉम द डे 1। देखिए कि
जब मैं पढ़ रहा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो मेरे सारे दोस्त नॉर्मली ना लॉ कर रहे थे, लॉ पे डिस्कशन, मैं डिस्कशन नहीं करता था बिल्कुल भी किसी के साथ, बिकॉज आई न्यू दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट. What I lack is that how to write the answers, and that I eventually started to know कि कैसे लिखते हैं. That I shared it with you also in detail भी कर सकते हैं, but अभी टाइम कम है. तो जैसे इंग्लिश में ना वर्ड मीनिंग आते हैं, राइट? तो मेरे दोस्त पता क्या करते थे यार, नॉर्मली जो बच्चे करते हैं यार, 1000 हो गए बहुत है ना, जो इजी है ना वो याद कर लेंगे, भैया मैंने तो वर्ड मीनिंग कर लिया. आई नेवर टुक इट दैट वे. आई न्यू कि अगर मेरे वर्ड मीनिंग अच्छे हो रहे हैं, मेरी ओवरऑल लैंग्वेज इंप्रूव होगी, मेरी ओवरऑल एसेस की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, बिकॉज आई हैव द रिजर्वर टू यूज द सिनोनिम्स फॉर अ सेम एक्सप्रेशन. और ऐसे से जब आप ज़्यादा पढ़ लोगे ना, आपको समझ आएगा कि एक एक्सप्रेशन को दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए, एक वर्ड्स को जितना आप उसको वेरिड करके लिखोगे, टीचर को भी लगता है भैया ये थोड़ा सा मतलब बच्चा मोनोटोनस नहीं कर रहा काम, ठीक है? तो डोंट ट्राई टू डू दैट. इंग्लिश में करेक्शंस आती हैं, वो हरियाणा में 25 नंबर की हैं और वर्ड मीनिंग 25 नंबर के हैं. मैंने करेक्शंस के लिए क्या हुआ था, पंजाब में मुझे कोई करेक्शन नहीं आती, बट इवेंचुअली वो लक की वजह से काफ़ी सही होगी. बट द फीलिंग दैट आई रिसीव्ड इन दैट एग्ज़ाम डे ना, वो मुझे आज भी याद है कि मुझे ना एक हॉल सा पड़ा कि मुझे कैसे नहीं आती ये चीज़ें. मतलब एक ना आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू, बट इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस कि यार मुझे कैसे नहीं आती, मुझे आनी चाहिए, मुझे मेहनत और करनी चाहिए. वो मेरा एक्सपीरियंस था पंजाब में. तो व्हाट आई डिड इन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, करेक्शंस के लिए मैंने 6 बुक्स परचेज की थी. आई नो इट सीम्स फनी टू यू और बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ये 6 बुक्स पढ़ के मेरी पर्सनल 10 कॉपीज़ हैं. नाउन के लिए अलग, प्रनाउन के रूल्स के लिए अलग, एडजेक्टिव के रूल्स के लिए अलग, एडवर्ब के रूल्स के लिए अलग, प्रेपोजिशन के लिए रूल्स के अलग. मैंने खुद अपनी कॉपीज़ बनाई, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, खुद से टेंसेस का कंसेप्ट समझा, और मुझे इतना अच्छा आता है दैट आई कैन बी अ बेटर टीचर एट करेक्शंस देन लॉ ऑल्सो. मतलब इतनी क्लैरिटी आ गई है. उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हरियाणा का इस बार का एग्ज़ाम था, उसमें करेक्शंस 25 नंबर की आई और वर्ड मीनिंग 25 नंबर के आए. मेरे 48 मार्क्स थे उसमें से. तो अगर मेरे एस्से में मुझे कम भी दे दें या प्रेसी कंप्रीहेंशन में ऊपर नीचे भी हो जाएं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बिकॉज इसमें मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई एग्ज़ाम कि मुझे आता था. मतलब मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा था, मुझे कंसेप्ट याद. अच्छा, दिस इज सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, है ना. आई न्यू एवरी रूल. मतलब आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर द नाउन्स ओनली, है ना. तो ऐसे आपको रूल्स पता होंगे ना, देयर इज़ नो वन. मतलब अगर आप कभी भी लाइफ में ये सोचना कि यार ये चीज़ें मुझे आती नहीं है. देखिए, जब आपको पहले दिन बेरेक्ट पकड़ाया जाता है ना, हमें लगता है कि दैट हाउ वी विल रिमेंबर द सेक्शंस. आज हमें सेक्शंस तो मतलब बहुत छोटी चीज़ होती है, उनके अंदर मे शैल भी याद होते हैं. वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी प्रैक्टिस, है ना. तो अगर आप वर्ड मीनिंग है, कोई भी ग्रामर का पोर्शन है लैंग्वेज का, आप उसको उतनी शिद्दत से करें जितना आप लॉ कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपका तो उसने भी क्लियर करवाना है ना. अगर मेरे इंग्लिश में 50 मार्क्स आ जाएं और लॉ में मैं टॉप भी कर दूं, इवन देन आई विल नॉट बी अ जुडिशियल ऑफिसर. दैट इज द हार्श रियलिटी. सो गिव ड्यू वेटेज टू द लैंग्वेज एग्जाम्स एज वेल. टाइम कंस्ट्रेंट है. नाउ आई विल डायरेक्टली अप्रोच टू द इंटरव्यू. ठीक है. सी, इंटरव्यू के लिए सिंपल सा आपको बताता हूँ. मैंने DJS का दिया, सुप्रीम कोर्ट का दिया, देन HJS का दिया. ठीक है. इनमें मेरे हमेशा टॉप 10 में नंबर रहे हैं इंटरव्यू में. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चमत्कार करके आता हूँ, बट नाउ आई अंडरस्टैंड द साइकी. देखिए, बाकी किस्मत की बात होती है, बट हमेशा मेरा चल जाता है कि आई वॉज एबल टू स्ट्राइक द राइट कोड विद द इंटरव्यू बोर्ड. उसके लिए ज़रूरी है कि आप रियल लाइफ में ना, सी नाउ दिस टॉक विल appear to be more philosophical, but that is the reality that how I approach. See, आप पहले ये समझिए कि जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है वो 60 प्लस बैठे हैं वहाँ पे, एटलीस्ट 55 प्लस ऑफ एज बैठे हैं. ठीक है. एंड डोंट ट्रीट योर इंटरव्यू एज योर राइट.
आप वहाँ पे लिटरली भीख नहीं कहूँगा, लिटरली आप मांगने जा रहे हो भी हमें नौकरी दे दो. यू आर नॉट गोइंग देयर एज इफ कि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे दो. See, that makes a very huge difference. And what happens, there is a very thin line of difference between confidence and overconfidence, and you don't understand where you have jumped into the zone of overconfidence and where you are just in the confidence zone. ठीक है. So जब आप इन व्यक्तियों के सामने बैठे होते हैं ना, बस एक चीज सोच लेना, जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, उतनी इन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस एज अ लॉयर और एज अ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की है. तो आप कभी मत सोचना कि मुझे ज़्यादा आता है. लाइव लॉ पढ़ने से या कोई एक दो बुक्स पढ़ने से आप इनके एक्सपीरियंस और इनकी नॉलेज का कभी मुकाबला नहीं कर सकते. सो गो देयर बीइंग अ वेरी humble person. See, for me the biggest trait that I acquired through my journey is being humble all the time, and that always helps me in the interview. आप जब हम्बल होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति आपसे हम्बल होके मिलता है, यू ऑलवेज लाइक दैट पर्सन, एंड दैट इज़ द, आप कह लिए ह्यूमन नेचर है या कुछ भी कह लीजिए, आपको अच्छा लगता है वो व्यक्ति, एंड दैट हैपन्स इन द इंटरव्यू. फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेन हम्बल. मैंने ये चीज़ें पता है क्यों बताई हैं आपको, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम. अगर आपको लगता है यार नहीं मुझे तो, फिर आप जिंदगी में कभी कुछ सीख ही नहीं सकते किसी से. ठीक है. दूसरी चीज इज ऑनेस्टी. अब आई विल शो यू दैट हाउ ऑनेस्टी इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म फॉर एवरी इंडिविजुअल. आई एम अ वेरी मतलब हंसमुख सा हूँ इन माई रियल लाइफ, मतलब जिनके मेरे साथ बनती है, आई एम वेरी ओपन टू दैम एंड आई एम वेरी, मतलब हम इंजॉय करते हैं, है ना. तो आई टेल यू हाउ माई ऑनेस्टी इन दैट वे रिफ्लेक्टेड इन माई इंटरव्यू. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस कम याद है, सुप्रीम कोर्ट का आई कैन शेयर. वहाँ पे मेरा इंटरव्यू 3 ऑनरेबल जस्टिस ने लिया था. ऑनरेबल जस्टिस यू ललित सर, ऑनरेबल जस्टिस खानविलकर सर, ऑनरेबल जस्टिस सुभाष रेड्डी सर. तो ललित सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, आई आंसर्ड. देन बारी आई खानविलकर सर की. खानविलकर सर ने मेरे से काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े पूछे, एंड देन अल्टीमेटली दे वेंट ऑन टू कि यू हैव अ वेरी रिच एजुकेशनल मतलब क्वालिफिकेशन, देन व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ रिसर्चर एट हियर. सो आई आंसर्ड, सर फर्स्टली आई लाइक टू डू रिसर्च. ठीक है, दैट वाज माय ऑनेस्ट आंसर. एंड सर सेकेंडली आई एम अनएम्प्लॉयड. जब मैंने अनएम्प्लॉयड बोला वो सभी हंसने लग गए थे कि ये तो मतलब सीधा ही बोल गया. सी एवरीवन नोज कि आप वहाँ पे, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड है इसलिए जा रहे हैं, राइट. बट यू मस्ट हैव द गट्स टू से विद वेरी पॉजिटिव एंड मतलब हम्बल एटीट्यूड से कि सर आई एम अनएम्प्लॉयड एज वेल, है ना. एंड दे लाइक्ड. एंड खानविलकर सर ने कहा कि बेटा सभी अनएम्प्लॉयड होते हैं, बट यू हैव टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना. आफ्टर एडवोकेट बन जाते हो आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो. एंड देन आई लाफ्ड, सर नो सर बट आई लाइक टू डू द रिसर्च वर्क. एंड उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा. सी व्हाट इज द डिमांड ऑफ LR इज कि दैट पर्सन हैज टू बी विद द ऑनरेबल जस्टिसेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यू मस्ट अंडरस्टैंड द मतलब सीरियसनेस की उनको सारी जजमेंट्स पता होंगी, उन्होंने उनके साथ काम करना है. दे वुड नो हाउ मतलब हाउ ऑनरेबल जस्टिसेस आर वर्किंग. तो सबसे पैरामाउंट रिक्वायरमेंट थी कि तो वो पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए. सो आई रिफ्लेक्टेड माई ऑनेस्टी. ठीक है, एक ये. अब यहाँ पे HGS में ऑनरेबल जस्टिस संदावालिया सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप वहाँ पे काम कर आ चुके हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके लिए तो इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा, है ना. बट आई टोल्ड कि सर वहाँ पे एक जस्टिस थे, ठीक है, यहाँ पे 6 जस्टिस बैठे हैं और मैंने इतने इकट्ठे कभी ज़िंदगी में देखे नहीं हैं, तो इन चीज़ों का मैं एक्सपीरियंस कभी सीख ही नहीं सकता था. दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग एंड दैट वाज अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि हाँ ठीक है मैंने सुप्रीम कोर्ट में काम किया, बट वहाँ पे मैं अकेला, मतलब लॉर्डशिप संजीव खन्ना सर वाज द अलोन. यहाँ पे 6 बैठे हैं एंड आई हैव नेवर एक्चुअली मेट 6 ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस, वो भी इतने पास से. एंड दैट आई सेड बड़े मतलब एक तरीके से, एक प्यार से कहा कि सर दिस इज़ माई आंसर. वो सारे हंसने लग गए. और उसके बाद आई हैड अ वेरी डिसेंट क्वेश्चंस लॉ के,
ठीक है, और टफ भी थे, बट फॉर्चुनेटली वो मुझे पता थे. लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, डिफरेंस बिटवीन फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन, वेयर आर द प्रोविजंस. आई सेड सॉरी सर, देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इन्वेस्टिगेशन. तो कहते बेटा हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रोविजन तो है ही नहीं. दे लाफ्ड कि बेटा बताओगे कैसे, ये तो प्रोविजन ही नहीं है. मैंने कहा यस सर. कहते कुछ और पता है. मैं कहा यस सर कि देयर इज अ जजमेंट बाय द नेम ऑफ विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली, दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन री एंड फर्दर, एंड दे गॉट इम्प्रेस्ड. फॉर्चुनेटली मुझे पता थे, ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली इट हैपेंड एंड इट स्ट्राइक अ राइट कोड. तो जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना लाइफ में, वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है. और जैसे आप ऑनेस्ट रहेंगे. और तीसरा है पॉजिटिव. सी यू मस्ट ऑलवेज बी अ स्माइलिंग फेस. आप मुझे कभी भी मिलना. हाँ, कई बार आप व्यक्ति बड़ा, हम वहाँ पे इंटरव्यू में तो हम वो नहीं जाएंगे ना, मेरा मूड आज मेरा मूड नहीं है बात करने का तो मैं बात नहीं करूँगा. यू हैव टू गो देयर, टेक अ वेरी स्माइलिंग फेस, वेरी पॉजिटिव. मतलब आप एंटर हुए तो उनको लगे यार हाँ इससे आज बात करनी है. एंड ओवर द कोर्स यू हैव टू विन देयर हार्ट्स. सी अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. वो आपको नंबर इसी बेसिस पे देंगे कि यार ये व्यक्ति ना अच्छा था, इसी पे आपकी सिलेक्शन हो रही है. उस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर उनके दिमाग में ये आया आफ्टर यू लीव, यार ये ना बंदा अच्छा है, दे विल सेलेक्ट यू. अगर उनके दिमाग में नहीं यार मज़ा नहीं आया, दे विल नॉट, और दे विल गिव यू एवरेज मार्क्स. अगर आपके मेंस में अच्छे हैं तो यू विल बी इन द लिस्ट, अगर आपके मेंस में अच्छे नहीं यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट. ठीक है, बट इंटरव्यू इज वन सच एरिया वेयर यू हैव टू, मतलब यू शुड बी एबल टू रीड द ह्यूमन साइकोलॉजी कि यार अच्छा. अब आप समझिए ना, मैं ये चीज़ें पता आपको क्यों बताई 55, 60, और आप इनसे ये समझिए कि दे ऑलवेज लाइक अ हम्बल पर्सन. दे मतलब अबहोर अ पर्सन हु इज दिस एरोगेंट, इवन दिस एरोगेंट. बिकॉज सी अगर वो व्यक्ति आज जब उसके पास कुछ नहीं है एंड दे आर कमिंग बिफोर द 6 ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिसेस विद इवन दिस और एरोगेंस ना, मतलब तो कल को तो उसका एरोगेंस इतना हो जाएगा. एंड दे अंडरस्टैंड दैट थिंग. So they try to take that person who appeals to them as honest, as humble, as positive. See, because these all requirements will be paramount when you actually serve as a judicial officer. And after this also, if anyone here has a doubt, they could contact me on Instagram. See, I will not be able to reply everyone instantly, but I will make sure that I will reply everyone. See, because I understand it is how great it could meant to, मतलब sometimes क्या होता है कि आप किसी की थोड़ी सी हेल्प कर देते हो ना, वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा होती है. मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग समवन. ठीक है, जब उसके पास बाकी लोग आपकी नहीं हेल्प कर रहे होते. तो आप इंस्टाग्राम पे बाय द नेम ऑफ प्रियांक गोयल आप कभी भी देख सकते हैं, और आपको आप मैसेज कर दिए. जितनी मेरी हेल्प होगी, जितना मैं आपको समझा पाऊंगा उस टाइम मैसेजेस पे, आई विल ट्राई टू डू. एंड रेस्ट आई ऑलवेज से कि आप, मतलब जो मेरा अभी बिलीफ है कि प्रे करिए गॉड को हमेशा. ठीक है, प्रेयर्स में बहुत पावर होती है. अपने मम्मा पापा से थोड़ा सा ना उनसे सीखते रहा करिए, क्योंकि उनके साथ रहिए. बिकॉज यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न लॉट ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, इवन क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद दी एंड थोड़ी है लाइफ का. ठीक है, और तीसरा, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. ऑलवेज बिलीव, बिकॉज फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन मेक द वर्ल्ड बिलीव इन यू, राइट. ऑलवेज हैव द बिलीव दैट आई हैव द पोटेंशियल, आई विल डू द हार्ड वर्क, एंड आई विल क्लियर द एग्जाम, एंड यू विल क्लियर द एग्जाम no matter what the situation will be. And with this, thank you everyone.